अगर ज़िंदगी मुझे अपने घिनौने वसूलों पर जीने के लिए मजबूर करेगी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। प्रेजेंटिंग बॉलीवुड विंडो, सारांश, जहां समय के चक्र में पल भर के लिए जिंदगियां जन्म लेती और मृत्यु में समाहित हो जाती, बिना उद्देश्य के जिंदगी रंगहीन हो जाती। कहानी शुरू करें इससे पहले यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बीवी प्रधान रिटायर्ड हेडमास्टर और परिवार में उनकी पत्नी पार्वती है। अजय उनका इकलौता बेटा था। 3 साल पहले अमेरिका में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने गया था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क में भारत के स्वाधीनता समारोह के दौरान कुछ बदमाशों ने अजय की हत्या कर दी। परदेश में अचानक बेटे की मौत से उसके जीवन में ऐसा सदमा लगा कि आज तक वो इस सदमे से बाहर नहीं हो पाया। उसे नींद भी नहीं आती। बेटे की याद में इतना खो जाता कि अकेले में उससे बातें करने लगता, उसे डांटता और एक दिन तो चिट्ठी भी लिखने लगता, लेकिन कहाँ भेजेगा? उसका बेटा तो इस संसार में है ही नहीं। पार्वती जो धर्म कर्म में विश्वास रखती और इसी से वो अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर हो पाई। प्रधान का दोस्त विश्वनाथ भी रिटायर्ड टीचर है। उस सदमे को भुलाने के लिए विश्वनाथ प्रधान से कहता, जब भाभी उस दर्द को संभाल सकती है तो तुम क्यों अब तक डगमगा रहे? एक माँ के लिए अपने बेटे की मौत से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता। प्रधान कहता, उसके देवी देवताओं ने उसे इस सदमे को सहन करने की हिम्मत दे दी। बचपन में इसी जगह पर अजय का उसके दोस्तों से झगड़ा हो गया था, तो कैसे वो सहम कर मेरी तरफ भागा था, लेकिन उसी बच्चे को बिना किसी मकसद के लिए मार दिया। बिना किसी मकसद के विशु, यही बिना मकसद की मारधाड़ मुझे सोचने पर मजबूर करती कि मैं क्यों जी रहा हूँ। इस पर विश्वनाथ कहता, 30 साल पहले मेरी पत्नी के मरने पर तुम्ही ने ही कहा था कि विशु जीना तो पड़ेगा, बस कोई मकसद ढूंढ लो, और वैसा ही आज तुम कोई मकसद ढूंढ लो। अजय की मौत के बाद प्रधान की ज़िंदगी में थोड़ी आर्थिक तंगी भी आ गई थी, इसलिए अजय का रूम पेइंग गेस्ट के लिए रखा और पार्वती छोटे बच्चों की स्कूल में काम किया करती, और खुद प्रधान ने भी एक लाइब्रेरी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। और आज उनके घर पर पेइंग गेस्ट सुजाता अपने बॉयफ्रेंड विलास के साथ आती है। सुजाता एक एक्ट्रेस है। बीवी प्रधान उसे अजय का कमरा बताता है और कहता, उसे फुल नेचर और जीवन से बहुत प्यार था, लेकिन अब नहीं रहा। इसी दौरान मास्टर के नाम एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था, अजय का सामान और चिता की राख आई है, जिसे एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिस से लेने जाना होगा। मास्टर सुजाता और विलास को वहीं छोड़कर कस्टम ऑफिस के लिए चले जाता, साथ में विश्वनाथ भी होता। यहाँ बाहर से आने वाले सामान को लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता। इस दौरान प्रधान को एक एजेंट मिलता। वो कहता, वैसे तो मेरी फीस 200 रुपये है, लेकिन आपका काम मात्र 100 रुपये में ही कर दूंगा, नहीं तो घंटों लाइन में खड़े रहना होगा। प्रधान के नहीं मानने पे वो 75 रुपये भी ऑफर करता। प्रधान 3 घंटों तक लाइन में खड़ा रहता। जब उसका नंबर आता तो उनके पास इंडियन एम्बेसी का लेटर नहीं होने के कारण उसके बेटे की चिता की राख भी नहीं देते और दुत्कार कर लाइन से दूर कर दिया जाता। वो एसी के पास जाता, हालांकि यहाँ भी उसकी बात नहीं सुनी जाती। अंत में वो कहता कि आपके लोगों को बात करने का तमीज़ नहीं है, वो हमें जानवर समझते हैं। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, ना कि भीख मांगने, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियाँ लेने। एक बाप को अपने बेटे की राख पर अधिकार है या उसके लिए भी मुझे रिश्वत देनी होगी? सीए का हृदय पसीजता है और वो उनसे फार्म लेकर उनके बेटे की अस्थियों का बॉक्स ला कर देता और अब प्रधान घर के लिए निकल जाता। रास्ते में पार्वती का स्कूल पढ़ता। वो पार्वती को अपने साथ बैठाता और उससे कहता, मैं तुम्हारे बेटे को घर ले आया हूँ। इसके बाद वो पार्क में जाते और पार्वती विधान से उसका क्रियाक्रम करा देती है, लेकिन प्रधान नास्तिक है, उसे कर्म कांड में विश्वास नहीं। स्वामी जी प्रधान से कहता, पार्वती ने बताया कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं। मैंने समाधि में अजय को एक कोख की तलाश में देखा, वो बहुत जल्द तुम्हारे करीब जन्म लेने वाला है। प्रधान अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो स्वामी की बातों का कोई उत्तर नहीं देता। चिता की राख के विसर्जन से पहले प्रधान उसमें से एक मुट्ठ राख निकालकर वहीं पार्क में छोड़ देता है और पार्वती को विश्वनाथ के साथ घर जाने को कहता और खुद एकांत में चले जाता। उसे ये दुख सहन नहीं हो रहा था। उसे पार्क में बैठे बैठे रात हो गई थी, इसलिए गार्ड उसे पार्क से बाहर कर देता। दुख इतने की जीने की उम्मीद भी खत्म हो रही थी। घर जाते समय रास्ते में एक कार के सामने कूद जाता, लेकिन समय रहते ड्राइवर स्टीयरिंग घुमा लेता, जिससे प्रधान की जान बच जाती। उस कार का मालिक उसे बहुत गालियां सुनाता है। वो घर पहुंचता है तो पार्वती भी सो चुकी थी। विलास चोरी छिपे सुजाता के कमरे में आ जाता और उसे कुछ पैसे देता। कहता, तुम इससे 1 साल का किराया दे देना। सुजाता कहती, 1 साल का क्यों? आप कहते थे 6 महीने में हम शादी करने वाले हैं। वो जैसे तैसे सुजाता को मना लेता है। सुबह होते ही सुजाता विलास को जगाती और प्रधान ने देखे उससे पहले घर से बाहर कर देती। प्रधान की नींद खुलती और वो सुजाता से कुछ बातें करता, तभी पार्वती भी आ जाती है। प्रधान पार्वती से कहता, यही हमारी पेइंग गेस्ट सुजाता है।
वो सुजाता को देखते ही सोच में पड़ जाती और उसे घुरने लगती। दूसरे दिन सुजाता का जन्मदिन था, इसीलिए सुजाता कहती अगर आप कहे तो मैं अपने जन्मदिन पर यहीं कुछ दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। तभी वहाँ विश्वनाथ भी आ जाता है एक खुशखबरी लेकर। विश्वनाथ प्रधान से कहता सेंट्रल लाइब्रेरी में तुमने लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आवेदन किया था, वो नौकरी आपके लिए पक्की हो गई। आज ही 11 बजे इंटरव्यू के लिए जाना होगा, लेकिन आज विश्वनाथ साथ नहीं जा सकता। इस पर सुजाता कहती मैं उधर ही जाने वाली हूँ, आपको वहाँ तक छोड़ दूंगी। प्रधान लाइब्रेरी पहुँचता है, वहाँ एक नौजवान भी सेम पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया था। प्रधान उसे पहचान लेता कि वो अजय का दोस्त हैदर है, लेकिन हैदर को ठीक से याद नहीं था। जब हैदर पहचान लेता तो लंबी लंबी हाँकने लगा, कहता एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करता हूँ और एक बार धंधा चल पड़ता है तो आदमी बेकार सा हो जाता है। वैसे मुझे नौकरी की ज़रूरत तो नहीं, बस टाइम पास के लिए करना चाहता हूँ। विदेश आना जाना भी लगा रहता है। अभी पिछले महीने न्यूयॉर्क गया था तो अजय से फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन मिल नहीं सका। आखिर झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। हालांकि उसका हुलिया देखकर ही पता चल गया कि आदमी कितना बेकार सा है। तभी प्रधान को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यूअर डिग्री और सर्टिफिकेट को देखकर बिना कुछ सवाल किए ये नौकरी प्रधान को दे देते हैं। इस पर प्रधान कहता अभी मैंने बाहर से आते हुए महसूस किया कि यह जगह मेरी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी और बहुत फैली हुई है। बहुत भागदौड़ करना पड़ेगी यहाँ। बाहर एक नौजवान है जो इस सारे काम को अच्छे से मैनेज कर सकता है। मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। इसके बाद वो लाइब्रेरी से बाहर सड़क तक आता है। तभी शहर में दंगा हो जाता है। लोग भाग दौड़ कर अपनी जान बचाने में लग गए। प्रधान भी घर की ओर भागने लगा। बड़ी सड़कों पर दंगाइयों की भीड़ है, इसलिए सकरी गलियों से जाने लगा। तभी कुछ बदमाश मिल जाते और उसका बैग छीन लेते। पैसे नहीं मिलने पर उसको लात गुस्से से मारते और बेहोशी में छोड़ जाते। काफ़ी रात हो जाती तब घर पहुंचता। इधर विलास भी छुपते हुए सुजाता के लिए मंगलसूत्र ले जाता, लेकिन वो शादी से पहले मंगलसूत्र पहनने से मना कर देती और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बताती। इधर प्रधान को भी नींद नहीं आ रही थी। लाइब्रेरी से आते वक्त उन आवारा लड़कों ने चंद पैसों के लिए जो बदसलूकी की है वो चिल्लाता रहता, लेकिन कोई रहम नहीं। जब हमारे अपने शहर में लोगों ने उसका ये हाल कर दिया तो अजय तो न्यूयॉर्क में था, उन लोगों के लिए विदेशी था, उस पर तो किसी ने दया नहीं की होगी और यही बात उसे करौंती रही। आधी रात को उठकर एक कमरे में बंद होकर जहर खाने की कोशिश करता, लेकिन भनक लगते ही पार्वती ने शोर मचा दिया। समय रहते विलास दरवाज़ा तोड़ देता और प्रधान की जान बचा लेता। अब सब कुछ ठीक हो जाता है तो पार्वती कहती मैंने सोचा तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन मैं गलत थी। इस पर प्रधान कहता आत्महत्या करना कायरता नहीं, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए वो मुझ में है। मैं ज़िंदगी को और जलील करने का मौका नहीं दूंगा। अगर ज़िंदगी मुझे अपने घिनौने वसूलों पर जीने के लिए मजबूर करेगी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पार्वती में जीना नहीं चाहता। इस पर विश्वनाथ कहता तुम्हारे मरने से क्या दुनिया रुक जाएगी? क्या हमारा बीता कल लौट आएगा? सब वैसा की वैसा रह जाएगा। पार्वती उन्हें अकेला छोड़ने को कहती, इसलिए विश्वनाथ वहाँ से चले जाता। अब पार्वती को भी लगता कि प्रधान सही है और वैसे उनके नहीं रहने पर अकेली जीकर भी क्या करेगी, और इसीलिए दोनों साथ में मरने का निश्चय करते हैं। लेकिन पार्वती कहती अभी नहीं मर सकती, आज मेरा व्रत है, शाम को व्रत तोड़ने के बाद। प्रधान कहता तो ठीक है, इससे पहले अपने देवी देवताओं से अंतिम विदा ले लो, मरने के बाद नहीं दिखाई देंगे। प्रधान भी उन सभी जगहों पर जाता जहां अक्सर जाता रहता था और पूरी तैयारी के साथ घर आता। लेकिन आज तो सुजाता का बर्थडे है और कुछ दोस्त लोग भी आए हैं। पार्वती प्रधान को केक देती, लेकिन वो खाने से इनकार कर देता। कहता है खाली पेट जहर जल्दी असर करता है। बर्थडे में आए सभी लोगों के चले जाने पर प्रधान और पार्वती जहर पीने वाले ही होते कि तभी विलास और सुजाता इस बात पर झगड़ा हो जाता कि वो सुजाता से बच्चा गिरा देने को कहता। सुजाता विलास को धक्का मारकर घर से बाहर कर देती। उनकी लड़ाई देखकर पार्वती और प्रधान अपने अपने जहर के गिलास छुपा देते, लेकिन सुजाता को देखकर पार्वती को स्वामी जी की बात याद आती है कि अजय बहुत जल्द तुम्हारे करीब जन्म लेगा। उसे लगता सुजाता के गर्भ में कोई और नहीं, उनका अजय ही है, और पार्वती अपना निश्चय बदल लेती। सुबह होने पर पार्वती सुजाता के लिए नाश्ता ले जाती। सुजाता मना करती। इस पर पार्वती कहती तुमने जो किया वो तो हर औरत करती है, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ख्याल तो करो, उसे क्यों भूखा रखती हो? सुजाता खाना तो खा लेती है, लेकिन भिंडी की सब्जी छोड़ देती है। अब तो पार्वती का यकीन और बढ़ जाता है, क्योंकि अजय को भी भिंडी पसंद नहीं थी। पार्वती प्रधान के पास जाकर कहती तुम्हें उस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए, वो सुबह से रो रही है, इतना रोना ठीक नहीं हमारे अजय के लिए। हालांकि मास्टर को पार्वती के मन के हालात ठीक नहीं लगते। वो सुजाता को बुलाकर कहता यदि तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो हम विलास के पिता से बात करेंगे। सुजाता डरती है, लेकिन बीवी प्रधान का साथ उसे वहाँ तक जाने की हिम्मत दे देता।
मास्टर सुजाता को लेकर विलास के पिता गजानन चित्रे के घर जाता। गजानन चित्रे इस शहर का मेयर है। वो सुजाता के बारे में कहता, आपका बेटा विलास और सुजाता बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, और आगे की सारी कहानी बताता। लेकिन चित्रे गुस्से से लाल हो जाता और विलास को बुलाकर पूछता, क्या ये लड़की जो कह रही वो सच है? विलास अपने बाप से डरता और वो उस समय मना कर देता। सुजाता कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन चित्रे उसे एक शब्द नहीं बोलने देता। प्रधान कहता, विलास ने शायद घबराहट में मना कर दिया। इस पर चित्रे कहता, मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है, और इसके जैसी 50 औरतों के साथ सोएगा तो क्या सबके बच्चे मैं संभालता फिरूं? वो सुजाता के हाथ में ज़बरदस्ती कुछ पैसे रख देता और कहता, तुम्हारे लिए सरकार ने हर गली चौराहे पर अस्पताल खोल रखे, जाकर गिराओ इसको। और प्रधान से कहता, अब ये लड़की तेरे घर में नहीं रहेगी, और धक्का मारकर घर से बाहर कर देता। सुजाता घर पहुंचते ही विलास का दिया मंगलसूत्र बेचने जाती, लेकिन पार्वती उसे रोक लेती। कहती, मैं इस बच्चे की हत्या नहीं करने दूंगी, ये बच्चा मुझे चाहिए, भगवान की भी यही इच्छा है। सुजाता कहती, ये दुनिया भगवान नहीं इंसान चलाते हैं। अब प्रधान को लगता उसे जीने के लिए जो मकसद चाहिए वो यही है, और वो चित्रे को फ़ोन करके कहता, आज जो तुमने सुजाता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया उससे मुझे जीने का एक मकसद मिल गया। सुजाता उस बच्चे को जन्म देगी, आपका बेटा उसके साथ हो या फिर ना हो। इधर चुनाव भी सामने था, और चित्रे की पार्टी के सहयोगी कहते, विलास की ये गलती हमारे चुनाव को प्रभावित कर सकती है। चित्रे एक डॉक्टर के पास जाता और आभूषण के बारे में पूछता। डॉक्टर उसे सरल उपाय बताता, यदि लड़की के पेट पर कैसे भी करके जोर से चोट कर दी जाए तो हो सकता है। रात में प्रधान के घर विलास का फ़ोन आता और सुजाता को तैयार हो जाने को कहता, वो जल्द पुणे जाकर शादी कर लेंगे। सुजाता कहती, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, यदि शादी ही करना है तो यहीं सबके सामने, तुम्हारे बाप के सामने ही। चित्रे विलास को बात करते सुन लेता। वो विलास को जमीन पर गिरा देता और लातों से मारने लगता। इस झगड़े की आवाज़ें सुजाता सुनती है। उसे विश्वास हो जाता है कि विलास सही है। अगली सुबह प्रधान और विश्वनाथ घूमने जाते। विश्वनाथ कहता, सुजाता को रोक कर ठीक नहीं किया, बिन ब्याही के बच्चे को जन्म देना आज भी शर्म की बात है हमारे समाज में। इस पर प्रधान कहता, बिन ब्याही माँ बच्चे को जन्म देना चाहे तो तुम्हारा समाज ये होने नहीं देगा, लेकिन मैं उस बच्चे की मौत में शामिल नहीं हो सकता। मेरे बेटे को न्यूयॉर्क की सड़कों पर सबके सामने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। तब मैं बेबस था, लेकिन आज मैं सुजाता के बच्चे की रक्षा कर सकता हूं और करूंगा। इसके लिए भले ही मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़े। हालांकि अब चित्रे के लोग प्रधान का पीछा करने लगते हैं, और जब वो घर पहुंचता है तो पीछे से चित्रे के लोग भी आ जाते हैं, साथ में एसिड लेकर, और कहते हैं इससे चेहरा बिगड़ते देर नहीं लगती। मास्टर बिना अपनी परवाह किए, बिना डर के उन लड़कों को घर से बाहर कर देता। सुजाता को डर लगने लगता कि वो लोग कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। प्रधान कहता, मैं ये गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। वो थाने में जाता और रिपोर्ट लिखा देता। थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती। तभी वहाँ चित्रे आ जाता और कहता, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि उस राण यानी सुजाता को घर से निकाल दे। प्रधान कहता, तुम ज़्यादा से ज़्यादा जान ले लोगे मेरी। लोग तुमसे इसलिए डरते हैं कि वो मरने से डरते हैं। जो एक बार मरने से डरता वो 1000 बार मरता है, रोज़ मरता है। मैं मरने से नहीं डरता। मैं किसी मदद के बगैर सुजाता पर आँच नहीं आने दूंगा। इतना कहकर प्रधान वहाँ से चले जाता है। रात में चित्रे के आदमी प्रधान के घर के सामने गाली गलौज करते और पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंकते, जोर जोर से चिल्लाते, सुबह तक उस लड़की यानी सुजाता को घर से बाहर कर देना। सुजाता बहुत घबरा जाती। इस पर प्रधान उसे हिम्मत देता, कहता, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह प्रधान सुजाता को लेकर डॉक्टर भाट के पास इलाज के ले जाता। तभी डॉक्टर के पास चित्रे का फ़ोन आता और कहता, जो लड़की तुम्हारे पास आई है उसी का अबॉर्शन कराना है। डॉक्टर भी चित्रे की ही सुनता है, और वो सुजाता को इलाज के बहाने कमरे में ले जाता और अबॉर्शन करने की कोशिश करता है। समय रहते सुजाता उसकी हरकतों से जान जाती है और वहाँ से बच निकलती है। डॉक्टर चित्रे को फ़ोन करके बताता है कि काम नहीं हो पाया, यदि वो कुछ देर और रुकती तो शायद हो जाता। तभी चित्रे के प्रचारक उसे बताते कि अपोजिट पार्टी को सुजाता के बारे में पता चल गया और बहुत जल्दी ये खबर अखबार में छपने वाली है। अब चित्रे की परेशानी और बढ़ गई, और अब वो एक नई चाल खेलता। वो विलास को कुछ पैसे देता और कहता, ये सुजाता को दे दो, सुजाता मुझे पसंद है और इलेक्शन के बाद में तुम दोनों की शादी करा दूंगा, तब तक तुम दोनों शहर से बाहर चले जाओ। विलास को अपने बाप पर यकीन हो जाता और सुजाता के पास जाकर वो पैसे दे देता और घर जाकर आज ही पुणे जाने की तैयारी करता। इससे पहले पुलिस प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर आ जाती है। प्रधान उसका कारण पूछता तो पुलिस सुजाता के हाथ में रखे वो पैसे जो विलास ने दिए थे जब्त कर लेते और कहते, तुम्हें इस लड़की से नाजायज़ धंधा करवाने और लोगों को ब्लैकमेल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा, और सुजाता को नारी निकेतन में रिमांड पर भेज दिया जाएगा।
तभी पार्वती पुलिस से कहती ये घर मेरे नाम पर है, यदि गिरफ्तार करना है तो मुझे करो। वो जानती है कि कुछ ही घंटों के लिए भी प्रधान सुजाता से दूर हो जाएगा तो सुजाता को खतरा है। पार्वती को पुलिस अपने साथ और सुजाता को नारी निकेतन ले जाती। तभी विलास आ जाता और अब विलास को पता चल जाता कि ये सब उसके बाप का ही काम है। प्रधान सुजाता के पीछे नारी निकेतन जाता है। विलास अपने घर जाता है, यहाँ देखता उसका बाप चित्रे है। डॉक्टर भाटी को फ़ोन पर कहता तुम अभी की अभी नारी निकेतन जाकर उसका चेकअप करके आज ही उसका अबॉर्शन कर दो। ये सारी बात विलास सुन लेता और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। इसके बाद विलास भागते हुए नारी निकेतन जाता। वो प्रधान को बता देता है कि डॉक्टर भाट यहाँ का इंचार्ज है और वो सुजाता और बच्चे के लिए खतरा है। जब कहीं भी सुनवाई नहीं होती तो प्रधान सीधे सीएम ऑफिस जाता। प्रधान सीएम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता अपना खून दिया है इस देश के लिए। 42 में मैंने भी बापू के साथ लाठियाँ खाई है और इसका ये सिला दे रहे हैं आप लोग। ये है मेरा इनाम। एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सीएम प्रधान से कहता आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं शशिकांत हूँ, आपका स्टूडेंट। आपने अपने 30 साल के करियर में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मारा था, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी फीस के लिए पैसे चुराए थे और मैं पकड़ा गया था। और तब मैंने भी चीख चीख कर यही कहा था, लेकिन आपने कहा था ऐसे अल्फाज फिर कभी मत लाना। सीएम कहता एक दिन मैं भी आपके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, लेकिन आपने मेरी उस समय एक भी नहीं सुनी। आप मुझे बताइए बात क्या है। प्रधान अपनी समस्या बताता। सीएम एक फ़ोन में चित्रे, नारी निकेतन इंचार्ज और पुलिस की नकेल कस देता। अब पार्वती और सुजाता को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पार्वती के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि सुजाता के पेट में जो बच्चा है वो अजय ही है। और आज वो पहली बार सुजाता और विलास को बताती है कि ये बच्चा मेरा अजय है। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे बेटे को दोबारा इस घर में जन्म लेने से नहीं रोक सकती। पार्वती की ये बात सुजाता और विलास को आश्चर्य में डाल देती। तभी प्रधान उन दोनों को आराम करने को कहता। वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में प्रधान पार्वती से अमेरिका से आए अजय के सामान को सुजाता को दे देने की राय पूछता है। इस पर पार्वती कहती इसमें पूछने की क्या बात है, आखिर अजय का सामान अजय को ही तो मिल रहा है। प्रधान पार्वती के जुनून को समझता है, लेकिन ये उसके पागलपन से कम नहीं है और वो इस पागलपन को और अधिक बढ़ता नहीं देख सकता। वो पार्वती के सोने के बाद सुजाता के कमरे में जाकर बताता है कि पार्वती को आज भी लगता है कि अजय आएगा और मैं ये जानता हूँ जो एक बार मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि तुम सुबह होने से पहले कहीं और चले जाओ। सुजाता और विलास मान जाते और सुबह होते ही जाने लगते हैं, लेकिन सुजाता कहती वो पार्वती को बिना बताए नहीं जाएगी। आखिरी वक्त में प्रधान पार्वती को जगाता है। जब पता चलता है कि सुजाता यहाँ से कहीं और जा रही है तो वो दरवाज़ा बंद कर देती और कहती मैं अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। प्रधान कहता तुम्हारे अजय को मरे के 3 महीने हो गए, ये बच्चा सुजाता और विलास का है। वो पार्वती को दरवाजे से दूर कर देता और सुजाता और विलास दोनों को घर से बाहर कर देता। पार्वती सुजाता को रोकने की बहुत कोशिश करती लेकिन नहीं रोक पाती। अब पार्वती प्रधान से बात करना बंद कर देती। वो उसे राक्षस और ना जाने क्या क्या कहती। पार्वती को अब अजय के बचपन की यादें आने लगती। वो कल्पना करती और अजय को डांटती, दुलारती, डॉलर गिनने को कहती। उसे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सूझता। प्रधान उसे संभालने की कोशिश करता तो वो प्रधान से कहती आपकी वजह से अजय आज फिर से मर गया। वो जहर की बोतल लाती और प्रधान से साथ में मरने को कहती। इस पर प्रधान उसे मना कर देता। वो कहता आत्महत्या के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन इसमें मैं गलत था। दरअसल हिम्मत तो जीने के लिए चाहिए। पार्वती कहती अजय के बिना। इस पर प्रधान कहता जो मर गए उनके लिए मरा नहीं जाता। हमने सुजाता के बच्चे को जिंदा रखकर जिंदगी को जिंदा रखा, ये क्या कम है। पार्वती कहती मैं जिंदगी से थक गई हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रधान पार्वती से कहता तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। वो पार्वती को अपने साथ टहलने ले जाता। हालांकि पार्वती में अब चलने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी प्रधान के साथ जाती। साथ में विश्वनाथ भी है। वो तीनों पार्क में जाते हैं। पार्क में जिस जगह प्रधान ने अजय की चिता की राख फेंकी थी वहाँ आज सुंदर फूल खिल चुके हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इनमें भी जीवन है और अब वो दोनों पार्क में उन फूलों को महसूस करते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इस संसार में जो आया है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जीवन का अंत अनिश्चित है। 1984 में रिलीज इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.1 है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।